तो हेलो एवरीवन, आज हम सीखने वाले हैं रियल नंबर्स, जो कि हम पहले भी 8 स्टैंडर्ड से सीखते आ रहे हैं। 8 में सीख लिया, 9th में सीख लिया, अब 10th में भी है। लेकिन 10th में थोड़ा एडवांस पार्ट होगा। हम देखेंगे कि क्या हम और एक्स्ट्रा सीखेंगे, क्या सीबीएसई क्वेश्चंस पूछती है, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका वेटेज कितना आएगा टॉपिक का, और उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं जो कि कुछ रिपीटेडली आए हैं बहुत पहले से, वो देखेंगे हम अभी। ठीक है, तो अब रियल नंबर्स, भले ही लोग रियल ना हो लेकिन नंबर्स रियल ज़रूर है। ठीक है, तो अब हमारा जो टॉपिक्स जो कवर होने वाले हैं चैप्टर में, वो है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, होगा फर्स्ट टॉपिक। सेकंड है इफ़ p इज़ अ प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज़ अ पॉजिटिव। अब ये कुछ अलग थ्योरम है जो हम सीखेंगे क्या होता है उस थ्योरम में, देखेंगे उसके कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे हम। और थर्ड टॉपिक है टू प्रूव दैट √2 और √3 आर इरेशनल्स। इस पे एक कंपलसरी क्वेश्चन ज़रूर आता है, वो चाहिए √2 हो या √3 हो या उनका मल्टीप्लिकेशन हो, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब मेरे साथ जुड़िए, बताइए मुझे सबसे पहले कि आप रियल नंबर्स में क्या सीखते आ रहे हैं। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले यस, तो अब हमने सीख चुके हैं हम कि पहले नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो नेचुरल नंबर्स हो गए। नेचुरल नंबर्स मतलब 1 एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, तो 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक वो होते सारे नेचुरल नंबर्स। अब हो गए होल नंबर्स। होल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विद ज़ीरो, तो 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, राइट। नेक्स्ट होते हैं हमारे इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स हो गए अलॉन्ग विद ज़ीरो, फ्रॉम 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी टू नेगेटिव इन्फिनिटी, तो नेगेटिव इन्फिनिटी 0 पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। बस इनमें डेसिमल नंबर्स नहीं आएंगे और फ्रैक्शंस नहीं आते। अगले हमारे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स यानी क्यू, जिसमें एक फ्रैक्शन आता है p अपॉन क्यू, इन विच q इज नॉट इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे रैशनल नंबर्स। अब इर्रेशनल नंबर्स भी होते हैं। ये सारे नंबर्स मिला के बनते हैं हमारे रियल नंबर्स। ठीक है, तो अब थ्योरम 1, अब थ्योरम 1.1 जो एनसीईआरटी में दिया है, एवरी अपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। तो अब मैंने एनसीईआरटी ओपन कर ली है। एनसीईआरटी का फर्स्ट एग्जांपल जो है दैट इज़ किसी भी नेचुरल नंबर का किसी प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट बनता है कोई भी एक नेचुरल नंबर। जैसे कोई प्राइम नंबर ले लिया हमने, टेक 3 इंटू 5 इंटू 7 विच मेक्स 15 7 35 3 105। 105 कोई भी प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई जब करते हैं तो उसका प्रोडक्ट कोई भी बनता है एक नेचुरल नंबर। ठीक है, अब अगला एग्जांपल देखते हैं हम। 7 इंटू 11 इंटू 23 प्रोडक्ट बनता है 1771। इट्स अ नेचुरल नंबर। आगे ठीक है, तो एग्जांपल 1 दिया है। एग्जांपल 1 में दिया है कंसिडर द नंबर्स 4n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू और n फॉर विच 4n ends with the digit 0। अब अगर 4n कोई भी डिजिट को n ends with 0 और वो डिविजिबल होगा तो इट विल बी डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो वी कैन सी अब जैसे दिया है दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4n वुड कंटेन द प्राइम 5। जब हम 4n का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसका प्राइम आएगा 5, और 5 से ही उसका जब टेंस विद डिजिट 0, राइट,
तो 5 से ही डिवाइड हो सकता है। नेक्स्ट हमने क्या कर लिया, 4n इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर रेज टू n कर लिया। सो द ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4n इज 2 और हमें चाहिए 5, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर विच so there is no natural number n for which 4 ends with 0. ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जिससे 4n ends with 0 आएगा। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं फर्स्ट टॉपिक क्या आएगा। हमारा फर्स्ट टॉपिक है, एक थ्योरम है। क्या बोलता है सर थ्योरम? थ्योरम 1.1 दैट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट। अब फर्स्ट पार्ट में दिया है एक कंपोजिट नंबर। तो बच्चों कंपोजिट नंबर क्या होता है? सॉरी एक मिनट, हाँ, तो बच्चों कंपोजिट नंबर क्या होता है? द नंबर विच इज नॉट प्राइम नंबर। जो नंबर प्राइम नहीं है दैट इज अ कंपोजिट नंबर। तो कुछ एग्जांपल्स देते हैं हम कंपोजिट नंबर्स के। जैसे हो गया अपना 4 हो गया और 8 हो गया, 8, 9, 10, ये हो गए हमारे कंपोजिट नंबर्स जिनके फैक्टर्स मोर देन 2 होते हैं। अब प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ होते हैं, यानी 2 ही फैक्टर्स होते हैं प्राइम नंबर्स के। ठीक है, तो इसको हम हटा लेते हैं पहले और बढ़ते हैं हमारे अगले पार्ट के, क्वेश्चन के अगले पार्ट पे। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन अपना थ्योरम क्या था? द कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। तो मतलब अभी हम कोई कंपोजिट नंबर ले लेते हैं, सर मानो 8 ले लिया। ठीक है, तो 8 के जो प्राइम फैक्टर्स कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। तो उसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया उसके प्रोडक्ट। इनके ये जो सारे प्राइम फैक्टर्स है उनका प्रोडक्ट बनता है 8। तो अब इसमें क्या दिया है? दैट दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, यानी इसका प्रोडक्ट कभी 2 इंटू 2 इंटू 3 नहीं बनेगा, एक यूनिक प्रोडक्ट बनता है। और ऑल्सो उनका जो सीक्वेंस दिया गया है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, सीक्वेंस कैन बी चेंज, सीक्वेंस डजंट मैटर, यानी उसका ऑर्डर अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। तो यानी अब हम लेते हैं कोई और लेते हैं, समझो 10 ले लिया, तो 10 के क्या बनेंगे? 10 के बनते हैं 2, 5, राइट। अब इसके ऑर्डर हम 5 इंटू 2 भी ले सकते हैं और 2 इंटू 5 भी ले सकते हैं। तो यानी ऑर्डर से कुछ फ़र्क पड़ रहा है? नहीं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट थ्योरम। फिर से रिपीट करते हैं, रिपीट विथ मी। एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed as a product of its primes and in which this factorization is unique, यानी एक यूनिक फैक्टराइजेशन होगा जिसमें अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर, जिसमें उनका ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। ऑर्डर कैन बी चेंज, जैसे 5 इंटू 2, 2 इंटू 5। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक न्यूमेरिकल लेके एक सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे आता है, ताकि कुछ थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाए कि एग्जाम में अगर आ जाए तो कैसे सॉल्व करना पड़े हमें। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है। क्या बोलता है फर्स्ट एग्जांपल? कंसीडर द नंबर्स 4n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। तो एग्जांपल ले लिया हमने 4n इन विच n इज अ नेचुरल नंबर। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू फॉर n फॉर विच 4 ends with the digit 0। तो अब हमें बताया कि हम 4n को थोड़ा साइड में रख देंगे। देखते हैं पहले 4। अगर मुझे 4 का कोई प्रोडक्ट लेना है जो एंड विद 0 आता है, तो हम उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें उससे 5 से, राइट। तो अगर 5 से मल्टीप्लाई करना है तभी उसका प्रोडक्ट आ रहा है कोई 0। तो जब हम 4 के किसी मल्टीपल को इंटू 5 करते हैं तो ही उसका एक 0 आएगा। तो ये हो गया कुछ भी, a b कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब 4 एंड एंड विद 0, तो 4 का जब हम फैक्टर्स निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन थ्रू, तो वो क्या आते हैं सर? 2। तो ये हो गया 2 स्क्वायर रेज टू n। ठीक है, तो हमने 4n का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, तो वो क्या होता है? 2 इंटू 2 रेज टू n। तो अब यहाँ पे 5 तो कहीं नहीं आ रहा है, तो उसका कोई डिजिट है ही नहीं जिसके हम n नेचुरल नंबर लेके उसका एंड्स विद 0 आएगा। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। रेफरेंस लेते हैं हम एनसीईआरटी का,
यस, ये रहा एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में क्या दिया है, अगर मैं एग्ज़ाम में लिखना है और अगर यही क्वेश्चन आता है तो हमें एनसीईआरटी के वे थ्रू लिखना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे एनसीईआरटी की लैंग्वेज होती है। सॉल्यूशन दिया, इफ द नंबर 4n फॉर एनी n वेयर टू एंड विद द डिजिट 0 देन इट वुड बी डिविजिबल बाय 5, राइट। दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4n वुड कंटेन द प्राइम 5। तो मतलब 4n अगर उसे डिविजिबल बाय 0, अगर उसका एंड प्रोडक्ट 0 आना है तो उसका एक प्राइम फैक्टर 5 होना चाहिए। हमने देख लिया कि जब हम 4n के फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है, तो हमारे फैक्टर्स क्या बनते हैं। 4n के फैक्टर्स हमने देख लिए, वो बन रहे थे 2 × 2 रेज़ टू n। अब इसमें 5 तो कहीं नहीं आया, तो जैसे उन्होंने बताया कि 5 तो कहीं नहीं आ रहा है, अगर 5 है ही नहीं तो डिविजिबल बाय 5 होगा ही नहीं, तो फिर 0 आएगा ही नहीं, ठीक है। ये हो गया बच्चों हमारा फर्स्ट वाला एग्जाम्पल सॉल्व। अभी हम चलते हैं फिर से पीपीटी पे। एग्जाम्पल 2 क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब एलसीएम एंड एचसीएफ, ये शायद टॉपिक आपके पास बहुत दिनों बाद आया है, शायद आप भूल गए होंगे, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सर एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम का मतलब है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट, उसमें आता है मल्टीपल। और एचसीएफ में आएगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस जो आता है वो है हमारा मल्टीपल और फैक्टर का। अब फैक्टर और मल्टीपल बहुत डिफरेंट होता है बच्चों। मल्टीपल यानी अगर मैं कहूँ कि 4 का मल्टीपल थर्ड मल्टीपल, तो हम देखेंगे 4 × 3 कितना आता है 12। पर अगर मैं देखता हूँ फैक्टर ऑफ 4, तो हम वो फैक्टर्स ऑफ 4 निकालेंगे। 4 के फैक्टर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन 2 to 1, ये हो गए फैक्टर्स। ये हो गया डिफरेंस फैक्टर्स और मल्टीपल का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बच्चों आप पहले से सीखते आ रहे हो। हमने 8 में सीखा है, 8 में उसका अप्लाई किया है, उसके बाद 9th हो गया, 9th में अप्लाई किया है, अब है 10th की बारी। 10th में एक बार लास्ट बार अप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद आपका डिसीजन होगा कि आप आर्ट्स ले रहे हो, कॉमर्स ले रहे हो, साइंस ले रहे हो। अगर साइंस लेते हो तो उसमें भी डिसाइड करोगे कि आप मैथ्स लेना है, मैथ्स ड्रॉप करना है, तो ही आएगा, ठीक है। तो एक बार लास्ट बार सॉल्व कर लेते हैं एग्जाम के पहले। एलसीएम, अब 6 के फैक्टर्स आ गए 2 and 3, 20 के फैक्टर्स आ गए 2 × 2 × 5, ठीक है, बराबर, कोई गलती तो नहीं हुई। नेक्स्ट आता है एलसीएम। अभी एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द कॉमन फैक्टर्स, कॉमन मल्टीपल्स। तो क्या हो गया, अब इसमें हमें दिख गया कि 2 है और इसमें 2 है और ये 5 आ गया, तो 2 × 3 × 5 हो गया हमारा एलसीएम। और एचसीएफ हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हाईएस्ट कौन सा है 2, तो हमने ले लिया 2। तो हमारे पास आ गया एलसीएम हो गया इसका, कितना हो जाता है एलसीएम हमारा 30 हो जाता है और एचसीएफ हो जाता है 2। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी का एक रेफरेंस लेते हैं। एनसीईआरटी के भाई एनसीईआरटी ने कैसे सॉल्व किया है और हमें एग्जाम में एक्चुअल स्टेप्स क्या देनी है ताकि मैम हमारे मार्क्स ना कट कर दे, ठीक है। ठीक है, तो ये रहा हमारा सेम क्वेश्चन। एचसीएफ देख लिया हमने, 2 आ गया हमारा बराबर। हमने एलसीएम भी देख लिया, 2 × 3 × 5 आ गया। अब एचसीएफ क्या था, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। एंड हमारा एलसीएम था प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर्स, ठीक है। अब फ्रॉम द एग्जाम्पल अबव यू माइट हैव नोटिस दैट HCF into LCM is equal to 6 × 20. In fact, we can verify that for any two positive integers a and b, HCF into LCM is equal to a into b, which we can use this result to find the LCM of two positive integers if we have already found the HCF of two positive integers. अब ये हो गए बाद में की बात, ठीक है। अब यहीं पे एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तुम्हारे रेफरेंस के लिए। फाइंड द HCF of 96 and 404 by the prime factorization method, hence find their LCM। ठीक है, सॉल्यूशन के पास आते हैं, आ जाओ। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96 and 404 गिव्स। अब 96 के फैक्टर्स निकाल लिए, हम भी निकाल लेते हैं भाई, ठीक है। 96 के फैक्टर्स, कम ऑन स्टार्ट विथ मी। 96 3 3 and 2 2 16 2 8 2 4 2 2 and 2 1, तो हो गया 2 raised to 5 2 raised to 5 into 3, ठीक है, सही है। अब 404 के देख लिए, 2 का स्क्वायर इंटू 101,
ये आ गया मेरे फैक्टर्स दोनों के भी। अब देयरफॉर द एचसीएफ दिस टू इंटीजर्स इज 2 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आएगा वो होगा 2 का स्क्वायर, तो वो ले लिया हमने एचसीएफ 2 का स्क्वायर विच इज़ 4। अब हमें ढूंढना है एलसीएम। जो मेथड हमने प्रीवियस एग्जाम्पल पर पढ़ी थी वो हम करेंगे यहाँ पे अप्लाई। तो एलसीएम ऑफ 96 एंड 404 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, यानी ए इंटू बी अपॉन द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404। तो वो आता है हमारा एचसीएफ जो आएगा 4 ले लिया। तो यहाँ पे देखो 96 इंटू 104 अपॉन 4 करके हमें मिल गया 96/96। ये हो गया हमारा एलसीएम। अब एलसीएम जब तुम्हारे पास बड़े नंबर्स होंगे तो हम कैसे कर पाएंगे, हमें मल्टीप्लिकेशन बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमें एक स्मॉल शॉर्टकट मेथड दी गई है जो हम यूज़ करके पहले एचसीएफ निकालते हैं और फिर एलसीएम भी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस है जो आपको मैं दूंगा, आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। ये कुछ क्वेश्चंस है जो आप पक्का सॉल्व कीजिए, आप ट्राई कीजिए आपके आंसर सही आ रहे हैं नहीं आ रहे, और अगर आपको नहीं समझ पाए तो आप ज़रूर बताइए कि आप सर ये टॉपिक हमें नहीं समझ आ रहा है, आप फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है। अब एक्सरसाइज 1 के बाद आती है हमारा अगला थ्योरम, अगला टॉपिक क्या बोलता है, रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट थ्योरम 1.2, हमने थ्योरम 1.1 तो देख लिया। अब नेक्स्ट थ्योरम है हमारा थ्योरम 1.2। थ्योरम क्या बोलता है, लेट P बी ए प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स a स्क्वायर, सॉरी वो थोड़ा गलत हो गया, ये होना चाहिए a स्क्वायर अपना, बराबर। ये आएगा हमारा, ये आ गया हमारा a स्क्वायर। ठीक है। हाँ, तो शुरू स्टार्ट करते हैं। लेट P बी ए प्राइम नंबर, अब P एक प्राइम नंबर है। इफ P डिवाइड्स a स्क्वायर देन P डिवाइड्स a वेर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। इसका मैं एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। ठीक है, पहले हम पढ़ लेते हैं कि इसका प्रूफ क्या आएगा। लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a बी एज फॉलोज, जहाँ पे a एक नंबर है जिसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ये हमारे आगे कुछ फैक्टर्स जैसे P1 P2 P3, जैसे 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं उसके फैक्टर्स आते हैं 2 2 2। ठीक है, वैसे ही ये उसके कुछ फैक्टर्स आ गए, प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब वेर P1 P2 अप टू P1 आर द प्राइम्स, ओके, नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो सारे सेम ही हो या फिर डिफरेंट ही हो। देयरफॉर a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, यानी जब हम a का स्क्वायर करते हैं तो यानी इन्हीं दो फैक्टर्स को हम 2 बार खुद से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने किया P1 टू अप टू P1 और P1 P2 टू अप टू P1, तो इन दोनों का भी स्क्वायर हो गया। तो जब अगर a का स्क्वायर हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका प्राइम फैक्टर्स का भी स्क्वायर हो गया। ठीक है। नाउ वी आर गिवन दैट P डिवाइड्स a स्क्वायर, यानी इनमें से एक P जो है, एक P स्क्वायर नहीं बोला मैंने क्या बोला, P। तो यानी एक P अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो however using the uniqueness part of the fundamental theorem of arithmetic we realize that the only prime factors of a square are P1 P2 up to Pn, so P is one of the factors। तो ऑब्वियसली बात है तो P a को भी डिवाइड करेगा। एक काम करते हैं, हम इसका एक एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, आइए। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में हम एक कोई अच्छा सा नंबर है जिसमें कुछ डिस्टिंक्टिव उसके फैक्टर्स हो, प्राइम फैक्टर्स हो। जैसे हमने ले लिया कोई, चलो 14 लेते हैं। अब 14 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 इंटू 7। ठीक है, ये हो गया 14 के फैक्टर्स। अब अगर मैं लेता हूँ 14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 7 और 2 इंटू 7, यानी 2 का भी स्क्वायर और 7 का भी स्क्वायर। अब मुझे बताइए आप, अगर मैं इनमें से किसी एक टर्म को लेता हूँ और उसे 14 का स्क्वायर को डिवाइड करूँगा, क्या वो डिविजिबल है? ज़रूर डिविजिबल है, क्यों नहीं। 14 का स्क्वायर आता है 196, 196 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा, 7 1 7 2 14 56, 8 56 आ गया, 28 से डिवाइड हो गया। तो क्यों, अगर
196 जैसे हमने देख लिया, अब देखो 14 का स्क्वायर इज डिविजिबल बाय वन ऑफ द फैक्टर, सेम 14 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय द सेम फैक्टर। ये हो गया प्रूव हमारा थ्योरम, ठीक है, ओके। ठीक है, तो हमने आपके रेफरेंस के लिए एनसीईआरटी ओपन कर लिया। देखते हैं एनसीईआरटी में रूट 2 इज इर्रेशनल, ये एक अलग थ्योरम आता है, थ्योरम 1.3 जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। देखते हैं कि वो कैसे सॉल्व करते हैं, और अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन तो आएगा, जैसे हमको पहले बताया कि रूट 3 ये क्वेश्चन आपको आते ही है, रूट 2 आएगा या फिर रूट 3 आएगा, ये क्वेश्चन एक कंपलसरी आएगा। तो हम क्या करते हैं, सीधा एनसीईआरटी के वे में ही देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी के वे में, ठीक है। तो दिया गया है रूट 2 इज इर्रेशनल, हमें प्रूव करना है कि रूट 2 इज इर्रेशनल, ठीक है। प्रूव, लेट अस अज्यूम दैट टू द कॉन्ट्ररी दैट रूट 2 इज रैशनल। हमने पहले अज्यूम कर लिया कि रूट 2 इरेशनल नहीं है, रूट 2 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। सो वी कैन फाइंड द इंटीजर्स r and s which are not equal to 0 such that root 2 is equal to r upon s. Suppose r and s have a common factor other than 1, then we divide by the common factor to get root 2 is equal to a upon b, where a and b are co-prime numbers. So b into root 2 is equal to a, squaring on both the sides and rearranging we get, अब हमने क्या कर लिया, b इसका एक कॉमन मल्टीपल लेके r और s को डिवाइड करने के बाद आता है a और b, ठीक है। अब a और b का वेयर a एंड b आर द को प्राइम नंबर्स, तो हमने इस b स्क्वायर और a को आगे सॉल्व करके और रीअरेंज करके हमने क्या कर लिया, इन दोनों का इनको स्क्वायर कर लिया, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स मुझे क्या मिलता है, 2 का b का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है, ये मिल गया मुझे। 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर मिल गया, देयरफॉर 2 डिवाइड्स द a स्क्वायर। तो मतलब ये जब 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर था, तो b स्क्वायर क्या हो गया, a स्क्वायर बाय 2, पीछे आ गया, ठीक है। सो वी कैन राइट a इज इक्वल टू 2c फॉर सम इंटीजर c. Substituting for a we get 2b square is equal to 4c square, that is b square is equal to 2c square. This means that 2 divides b square, so 2 divides b, again using 1.2 where p is equal to, मतलब p एक फैक्टर था उस चीज़ का, तो अगर p उसके स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है तो उसके p इसके बेस नंबर को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। therefore a and b have at least 2 as a common factor, therefore a and b have at least 2 as a common factor, but this contradicts the fact that a and b have no common factors other than 1. हमने यहाँ पे देखा था कि हमने कॉमन फैक्टर अदर देन 1 कोई है नहीं, तो वो तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। इसका मतलब हो गया दिस कॉन्ट्राडिक्टरी हैज अराइजन बिकॉज आवर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। तो हमने जो अजम्पशन किया था कि रूट 2 रैशनल नंबर है, वो तो गलत आ गया। सो वी कंक्लूड दैट रूट 2 इज इर्रेशनल, ठीक है, समझ गए। केमिस्ट्री 4 दिवस वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो हम आपका ये एग्जांपल ले लेते हैं, बुक्स में से जो एक एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल दिया है शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इर्रेशनल। जिसमें बताया था कि हमने पहले बेस सीख लिया, एक थ्योरम था रूट 2 और रूट 5, रूट 2 और रूट 3, सॉरी रूट 2 और रूट 3 इर्रेशनल है, हमें प्रूव करना है। अब अगर कोई एग्जाम्पल में एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 5 माइनस रूट 3 इज इर्रेशनल, अरे अपने डर गए, ऐसा नहीं करना, डरना नहीं है, इजी है। क्या इजी है, कैसे करते हैं देखते हैं। लेट अस अज्यूम टू द कंट्री दैट 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल, ठीक है। सबसे पहली स्टेप हमने उस इर्रेशनल नंबर को अज्यूम कर लिया कि वो रैशनल है, ठीक है। दैट इज वी कैन फाइंड को प्राइम ऑफ ए एंड बी, को प्राइम ए एंड बी सच दैट 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू ए अपन बी, ये हो गए उसके को प्राइम्स। अब ये बी जाएगा यहाँ पे, बराबर बी जाके मल्टीप्लाई होता है, therefore 5 माइनस ए अपन बी इज इक्वल टू रूट 3 हो गया, तो रूट 3 आ गया एक जगह। रीअरेंज दिस इक्वेशन वी गेट रूट 3 इज इक्वल टू 5 माइनस ए अपन बी, तो विच इज हो गया इसका एलसीएम निकाल के हो जाता है 5b माइनस ए अपन बी, ठीक है। सिंस a and b are integers we get 5 minus a and b is rational, so that root 3 is rational, but this contradicts the fact that root 3 is irrational. तो मतलब this contradiction has arisen because of the incorrect assumption that
5 माइनस रूट 3 इज रैशनल। तो मतलब हमारा जो assumption लिया है हमने कि 5 माइनस रूट 3 रैशनल आएगा, वो तो गलत हो गया। सो इसलिए कंक्लूजन आता है कि 5 माइनस रूट 3 इज इररेशनल। ठीक सध्या तिथे 12 लोकांची त्या बॅचला मी रेस्ट्रिक्ट केलं की 12 लोक तिथे मला जर मिळालं तर व्यवस्थित त्या गोष्टी होतात। का बरं सर? ठीक है, तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? इन दिस चैप्टर यू स्टडी द फॉलोइंग पॉइंट, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फिर इफ p इज प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p आल्सो डिवाइड्स a and a is a positive integer. To prove that root 3 and root 3 are root 2 and root 3 are irrationals. तो जर त्याच्यामध्ये असला तो यहीं पे आपका चैप्टर समाप्त होता है। अब आपके डाउट्स ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।